नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एमएलसी उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन कर दिए गए हैं। बीजेपी से धर्मेंद्र सिंह सेहतवार और निर्मला पासवान ने पर्चा दाखिल किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कीर्ति कोल ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान बीजेपी की ओर से सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हालांकि सपा प्रत्याशी के नामांकन में पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और मुख्य सचेतक विधानसभा मनोज पांडे के साथ कई विधायक जरूर मौजूद रहे। वही मैं कह रहा हूं, जब उनके पास वोटों की संख्या पर्याप्त थी तब उनको दलित और ओबीसी याद नहीं आते हैं, तब उनको सिर्फ अपना परिवार याद आता है, उनको सहयोगी दल भी नहीं याद आते हैं। ये पहला मौका है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचाया है। केवल खानापूर्ति करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसा असफल प्रयास किया। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी समाज का उन्होंने विरोध नहीं किया, हमेशा अग्रेसित किया। मैं आदिवासी परिवार से बार बार मैं आपसे बता रही हूँ कि हमेशा उन्होंने आदिवासी समाज और सभी समाज का उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, हमेशा अग्रेसित किया। बीजेपी के लिए आपको लगा कि अपमान कर रहे हैं आदिवासी समाज? नहीं, ये देखिए, विपक्ष वाले कुछ भी करेंगे। अगर यही कहना चाह रहे हैं बीजेपी वाले तो मेरा भी समर्थन करें। मैं भी एक आदिवासी समाज से हूँ, मैं भी उनकी बेटी हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़ के बार बार सभी से विनम्र माननीय सदस्य जी से निवेदन करती हूँ कि सहयोग करें मेरा। बीजेपी प्रत्याशी निर्मला पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का नारा है, हर व्यक्ति को अंतिम पायदान तक मुख्य धारा में जोड़ना है। यही वजह है कि मैं पिछड़े समाज से आती हूं और बीजेपी ने मुझे मौका दिया। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल हमारे समाज से आती हैं, हमारी बहन जैसी हैं, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी यूज कर रही है। निर्मला पासवान ने दावा किया है कि कीर्ति कोल निश्चित रूप से हार जाएंगी क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है। आज आपका नामांकन आप कर रही हैं, किस तरीके से देखती हैं? और भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, अंतिम पायदान तक ले जाना, किस तरीके से रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही मैंने कहा एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ। अंतिम पंक्ति में कौन बैठा? अनुसूचित जाति, दलित जाति सबसे पीछे बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्या कोई गरीब नहीं, गरीब है, लेकिन अनुसूचित जाति और दलित, महादलित जिसको कहा जाता है, हम उस घर से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सोचती है, अन्यथा और कोई पार्टी नहीं सोचती है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बार जो कैंडिडेट कीर्ति कोल को बनाया है, वो क्या लगता है कुछ फाइट है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई फाइट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीते हुए हैं और जीतेंगे बम्पर वोटों से, क्योंकि हमारे पास समर्थन है, हमारे पास विधायक है, हमारे पास सब कुछ है। कुछ क्रॉस वोटिंग भी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव का एक रहा है कि उसको प्रत्याशी उतारना, निश्चित रूप से कुछ तो उनके अंदर होगा, कुछ चल रहा होगा। देखिए, ये मैं अभी तक विधान परिषद में पैर मैंने नहीं रखा है, ना मैं जानती हूँ कि क्या होता है क्रॉस वोटिंग क्या नहीं। ये हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, इसके बारे में आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे, मुझे जानकारी नहीं। और क्रॉस वोटिंग होगी तो उनके लोग हमें देंगे। एक आखिरी सवाल है कि जो कीर्ति कोल हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या लगता है कि अखिलेश यादव द्रौपदी मुर्मू महामहिम की एक टक्कर देने के लिए, एक समाज में मैसेज देने के लिए काम किया? सपा की आदत बन गई है, सपा के मतलब सपा का एक नियत बन गया है कि किसी की भावनाओं से खेलना। उन्होंने हमारी छोटी बहन ही आरती कोल, मतलब कहने का कि महिला हूं तो महिला के नाते कह रही हूं, उसकी भावनाओं से खेलने के लिए उसको खड़ा किया है। अन्यथा जीतेंगी वो बिल्कुल नहीं, जीत तो मेरी है। शुक्रिया। तो ये निश्चित रूप से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरती कौल को खड़ा किया है, और निर्मला पासवान का कहना है कि वो मेरी छोटी बहन जरूर है, लेकिन जीत हमारी निश्चित है क्योंकि हमारे पास संख्या बल है। तो बस रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं बीजेपी के दूसरे एमएलसी प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह सेहतवार ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद बातचीत में उन्होंने कहा, पार्टी के संगठन का नेता हूं, आज पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशी बनाया। पार्टी का नारा है पंक्ति के अंतिम पायदान तक लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना। उन्होंने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा एक महिला का अपमान कर रही है।
हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह एमएलसी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। सर, संगठन से अब विधान परिषद की तरफ किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूं और मैं आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, कि एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी कहीं पर भी बिठाने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए हम लोग जहां पर भी जो पार्टी दायित्व देगी उस दायित्व के साथ संगठन के साथ काम करते हुए आगे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनको कीर्ति कोल को खड़ा किया है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो भी आदिवासी समाज से हैं? देखिए, अखिलेश यादव का ये दोहरा चरित्र है। अगर कहीं पर ऐसे पदों पर भेजना होता जहां जीत सुनिश्चित होती तो ऐसे लोगों को नहीं भेजते। उन्हें पता है कि हार सुनिश्चित है, इसलिए ऐसे लोगों को बुला करके अपमानित करने का काम, अगर यही उनके मन में थोड़ी भी किसी आदिवासी समाज के आखिरी व्यक्ति के प्रति थोड़ी भी संवेदना रहती तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च पद पर खड़ा किया था तो उन्हें समर्थन करना चाहिए था, उन्होंने विरोध किया था, इसलिए उनका दोहरा चरित्र है। तो ये धर्मेंद्र सिंह सेहतवार है, जिनका कहना है कि द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया और अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र है, जिन्होंने जिस तरीके से कीर्ति कौल को खड़ा किया है, निश्चित रूप से उनकी हार होगी। रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। तो आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। शिव भक्तों के लिए सावन का सोमवार विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। ये महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है, इसलिए इस महीने में मांगी जाने वाली सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर भी मंदिरों में शिव भक्तों का तांता देखने को मिला। कई जगहों पर शिव के दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं। लोगों का सुबह से ही मंदिरों के बाहर एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम थे, ताकि कई मंदिरों के बाहर पुलिस की भारी तैनातगी भी रही, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। तस्वीरें आपको 6 दिखा रहे हैं तासीर सूबे की, समझिए आगरा, चित्रकूट, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और हरिद्वार की। तो वहीं बेसिक शिक्षा छात्र छात्राओं को सीएम योगी ने तोहफा दिया है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को सीएम योगी ने 1200 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं और ये पैसे डीबीटी के जरिए छात्रों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर भेजे गए। इससे बेसिक शिक्षा के 1,90,00,000 छात्रों को फायदा पहुंच रहा है। तो वहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सर्वोच्च स्वच्छता वाले विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक थे और ग्राम प्रधानों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। देश के 1,91,00,000 बच्चों को उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण की आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समय सीमा के अंदर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान इस वर्ष पुनः प्रारंभ किया तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज इस संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पहुंची है, जिसमें ये बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों तक पहुंचने में सफल हुए। 2017 के पहले मुझे प्रदेश के अंदर कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 2017 में मैं इस बात को देखता था कि पहले तो स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारी जगह स्कूलों में भवनों पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। कुछ जगहों पर ये पता ही नहीं लगता था कि ये विद्यालय है या कोई बाग है। जब 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग आदि उन्हें मिलना प्रारंभ हुआ, आज
बेसिक शिक्षा परिषद का हर बालक बालिका छात्र छात्रा भी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि मैं भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हकदार हूं और अपने उस हक के साथ जब स्कूल जाता है, स्कूल में नया पाठ्यक्रम हम लोगों ने लागू किया, नए वहां पर जो अभिनव प्रयोग किए, नवाचार किए, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और अभी मैं देख रहा था, वहीं कानपुर के पी रोड स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में हिंदू छात्र छात्राओं को कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया। रविवार को एक वीडियो का ट्वीट वायरल होने के बाद इस प्रकरण ने तूल पकड़ना शुरू किया। शिक्षा विभाग का मामला होने की वजह से पुलिस ने डीएम को मामले की रिपोर्ट देने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। डीएम ने भी मामले की जांच के आदेश दिए। हालांकि स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस को जो सफाई दी गई है उसमें सुबह चारों धर्म की प्रार्थनाएं कराने का दावा है। आपको बता दें कि रविवार को एक वीडियो इंटरनेट पे तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद अभिषेक मिश्रा नाम के बने अकाउंट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस और कमिश्नरेट पुलिस को टैग करते हुए ये ट्वीट किया गया था। वीडियो में एक महिला और उसकी बेटी दिखाई पड़ रही है। हालांकि वीडियो बनाने वाले ने दोनों के चेहरे नहीं दिए हैं। महिला कह रही है कि स्कूल में बच्चों को रोजाना प्रार्थना के समय कलमा पढ़ाया जाता है। महिला ने बच्ची से पूछा तो उसने कहा रोज पढ़ाया जाता है। इस दौरान कुछ और महिलाओं की आवाजें भी सुनाई देती हैं जो कि हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने का विरोध कर रही हैं। 59 सेकंड का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्यों बेटा ये ऐसे बुलवाती है रसूलुल्लाह मोहम्मद है करवाती हैं? हाँ, ये भी यही बता रहा था। तो पता हम अपने घर में किसी को बता रहे, कोई विश्वास ही नहीं मान रहा है कि मतलब ये हिंदू स्कूल में कैसे मोमडन का ये सब करवाते हैं। हाँ, तो नहीं कराना चाहिए भाई। पूरा इसे इसने तो पूरी लाइन सुनाई, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभिनव जुड़े हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। अभिनव, क्या कुछ ये पूरा माजरा है? अगर स्कूल कह रहा है कि चारों धर्म की जो प्रेयर्स हैं वो करवाई जा रही हैं, तो अगर हम देश में एकता का संदेश देना चाहते हैं तो क्या आपत्ति है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब से ये ट्वीट वायरल हुआ उसके बाद से ही आज से ही जैसे ही स्कूल खुला है और वैसे ही स्कूल के बाहर हंगामा शुरू हो गया। कई परिजन भी पहुंचे और कई हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे, यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल पर गंगा जल छिड़ककर स्कूल को शुद्ध करने की बात भी कही। लेकिन जिस तरह से ये मामला इतना गंभीर था, तो जब ये ट्वीट कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को टैग करते हुए ट्वीट किया गया था, इसके बाद से ही एसीपी सीसामऊ ने इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी थी और जिलाधिकारी ने एसीएम तृतीय को इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए नियुक्त किया था। एसीएम तृतीय कल एसीपी सीसामऊ और सीसामऊ थाने की पुलिस के साथ स्कूल पहुंचे भी थे, उन्होंने जांच भी की थी। वहीं आपको बता दें कि एसीपी सीसामऊ ने जानकारी जो जुटाई है और जानकारी जो मीडिया से साझा की है कि जांच के बाद ये तथ्य सामने भी आए हैं कि जिस तरह से स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को भी बताया और एसीएम तृतीय को भी बताया कि उनके स्कूल में पिछले 12 से 13 साल से चारों धर्म की, और जिसका सबूत है कि स्कूल की डायरी में सबसे पहले गायत्री मंत्र है, उसके बाद साचीवाड़ी है, उसके बाद ये दुआ लिखी हुई है, उसके बाद द प्लेज, चारों धर्मों की ये वहां पर कराई जा रही थी। लेकिन आज तक किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की थी। लेकिन जब ये ट्वीट किया गया, ट्वीट करने के बाद ये जांचें हुई, तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह से परिजनों को आपत्ति है तो आज जो प्रार्थना हुई स्कूल में, तो उन्होंने किसी भी धर्म की प्रार्थना न करा के जनगण मंडन कराया है। तो बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। जब देश के मूल का भाव हो और भाव को आप धर्म में बांटने लगे तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। बच्चों के परिजनों ने फिलहाल आपत्ति जताई है और इन परिजनों को ये भी समझना चाहिए कि जब आप दूसरे समुदाय से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके धर्म का सम्मान करें, तो आपको उनके धर्म का भी सम्मान करना आना चाहिए। और जब स्कूल इस बात की सफाई दे रहा है, साक्ष्य दे रहा है कि चारों धर्म की प्रेयर्स करवाई जा रही हैं, तो आपत्ति किस विषय पर है? बलिया से पुलिस कांस्टेबल का एक अनोखा पत्र सामने आया है जो आपको चौंकाएगा भी और हंसने पर मजबूर भी करेगा। असल में डायल 112 में तैनात कांस्टेबल सुनील यादव ने 15 दिनों के लिए अवकाश का एक अनोखा आवेदन दिया है। असल में कांस्टेबल ने शादी के बाद खुशखबरी के लिए ईएल मांगा है। साथ ही आवेदन पत्र में पत्नी के साथ रहने के लिए डॉक्टर की सलाह का जिक्र है। पत्र में कहा गया है कि शादी के 7 महीने हो गए, खुशखबरी नहीं मिली है। लेटर दिलचस्प है, लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस अफसर चुप्पी साधे हुए हैं।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया। संबित पात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी देशवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का अनुरोध है। ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक जन आंदोलन है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 25 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तिरंगा अभियान को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। आज संगठन स्तर पर बैठक है। इसके साथ ही सरकार भी यात्रा को सफल बनाने के लिए काम कर रही है। साथ ही संगठन और कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। हम इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ेंगे। आजादी के इस अमृत महोत्सव में सभी के मन में राष्ट्र प्रेम होना जरूरी है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों तक 20 लाख परिवारों में घर घर तिरंगा ऐसा करके अभियान, हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान लिया है। उसके तहत आज हमारे जहां सरकार में एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं संगठन के स्तर पर बैठक की है और सभी से आह्वान किया है कि जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज़ादी का अमृत काल जो 15 अगस्त। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस ने समीक्षा बैठक करी और आगामी 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत, सुमित हृदेश और भुवन कापड़ी भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक में कुमाऊं मंडल के सभी जिलाध्यक्ष, महानगर और ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि 9 अगस्त से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता हर जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और रात्रि प्रवास भी करेंगे। भारत जोड़ो और तिरंगा यात्रा जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चला रही है, वो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर चल रहा है और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि प्रत्येक जनपद में 75 किलोमीटर की यात्रा होगी और उस यात्रा को प्रत्येक ब्लॉक तक ले जाया जाएगा। हर ब्लॉक में 75 किलोमीटर यात्रा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।